नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है कमियां। क्या भाभी, ये कैसा खाना बनाया है आपने? इतना तेल, इतना मसाला, इसे खाकर तो अच्छा है इंसान बीमार ही हो जाएगा। क्या माँ, कैसा खाने बनाते हैं आप? ऐसा खाना, इससे अच्छा तो दाल रोटी थी। इतना सुनते ही मैं उदास हो गई, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सबसे छुपाते हुए मैंने धीरे से आंसुओं को पोंछ लिया। कितना खुश थी मैं कल जब माँ जी ने कहा, प्रिया तुम्हें खाने में जो भी सबसे अच्छा बनाने आता है वो बना लेना कल। या फिर एक काम करो, शाही पनीर, पुलाव, कचौरी, बूंदी का रायता, और जो भी तुम्हें सही लगे बना लो। कल तुम्हारी नई ऋतु आ रही है, पहली बार वो तुम्हारे हाथ का खाना खाएगी, इसलिए खाने में अपने हिसाब से देख लेना। बेटी के आने की खुशी माँ जी के चेहरे पे साफ साफ खनक छलक रही थी। माँ जी की बात सुन मैं भी खुश हो गई। मेरी शादी के वक्त रितु एक दिन बाद ही चली गई थी, अब जाकर पूरे एक साल बाद आ रही है। मुझे भी रितु दीदी से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था, इसलिए खुशी तो मेरे अंदर भी बहुत थी। मैंने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले किचन में जाकर सामान चेक किया, जो सामान नहीं था उसका लिस्ट बनाकर माँ जी को पकड़ा दिया ताकि सामान आ जाए। अगले दिन दीदी आने वाले थे, इसलिए मैंने सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई की और नहा ली। इसके बाद किचन में जाकर खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि दोपहर में भी खाने पे ऋतु दीदी अपने पति के साथ आ रही थी। खाने के साथ साथ सुबह के नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी। सबसे नाश्ता सबने करा दिया, खुद भी कर लिया, फिर किचन में जाकर लग गई। मैं चाहती थी कि दीदी के आने से पहले सारा कुछ तैयार हो जाए, बस पूरियां तलने को बाकी रह जाए। इसलिए बिना एक पल भी गवाए मैंने नाश्ता करने के बाद तुरंत ही किचन में लग गई रही। तभी राजीव और पापा जी आते हैं। पापा जी आते ही कहते हैं, अरे वाह भाई, आज तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है काफी कुछ बन रहा है ननद की तैयारी में। पापा जी की बात सुन मैं मुस्कुरा पड़ी। सच में सब मेहनत करो, कोई तारीफ करने वाला मिल जाए तो खुशी तो बहुत ही मिलती है। और पापा जी सच में बहुत ही अच्छे थे। राजीव भी पापा के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ पापा, ऐसी खुशबू तो आज तक हमें कभी नहीं मिली थी। आज लग रहा है प्रिया कुछ अलग बना रही है। राजीव की बात सुनते ही पापा जी बोल पड़े, भाई खुशबू से तो मेरी भूख बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है दोपहर से पहले ही मुझे खाना खाना पड़ेगा। कहते हुए पापा जी और राजीव हंस पड़ते हैं। दोनों की बातें सुन मैं खुशी से झूम उठी थी। मुझे पूरा यकीन था कि खाना खाकर दीदी और उसके पति दोनों ही खुश खुश हो जाएंगे, और तारीफ तो मिलेगी जरूर मुझे। तारीफ सुनते ही मेरा शरीर में और एनर्जी आ गई और मैं और भी जोश से काम करने लगी। 12 बजे तक मेरा सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। एक बार मैं फिर ससुरा का समेट ली रसोई का सामान। अभी रितु दीदी के आने में आधा घंटा बाकी था। माँ जी ने कहा, सारी तैयारी हो गई प्रिया, रितु बस आने ही वाली होगी। मैंने कहा, जी माँ जी, सारी तैयारी हो गई है, बस मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम कर लो। आराम नहीं, जाकर देख लो, तब तक चाय पानी की व्यवस्था कर लो, आने के बाद चाय बनाओगी, टाइम लगेगा। ऐसा ना हो कि दमाजी आकर बैठ जाए और तुम चाय बनाने के लिए किचन में घुस जाओ। माँ जी की बात सुन मुझे थोड़ा सा तो बुरा तो लगा, क्योंकि मैं सुबह से लगातार खड़ी थी। मुझे लगा माँ जी कहेंगी कि जाओ 5 मिनट के लिए आराम कर लो, लेकिन मैं गलत थी। माँ जी को तो बेटी के आगे मेरा काम दिखाई ही नहीं दिया। बूझे मन से मैं फिर से किचन में चली गई। तब तक राजीव जी मेरे पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, प्रिया अब तो सारी तैयारी हो गई, 5 मिनट जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे दो। मतलब? मैंने पलटते हुए हैरानी से कहा, मतलब मैं बताता हूँ। राजीव ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे कमरे में ले जाकर शीशे के पास खड़ा कर दिया और बोले, जरा अपने आप को ध्यान से देखो, तुम्हारे बाल बिखरे हैं, होठों की लाली गायब है, चेहरे पे साफ साफ थकान दिखाई दे रहा है। 5 मिनट के लिए इस चांद से चेहरे को संवार लो। मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो सच्ची तो कहा था राजीव जी ने। मैंने तो काम के चक्कर में अपना ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इतना होश था कि शादी के बाद ऋतु पहली बार मायके आ रही है तो
खाने के साथ साथ मुझे भी तो देखेगी। इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं राजीव जी को देखकर मुस्कुरा पड़ी और बोली, मुझे अपनी फिक्र इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप तो होते हैं ना, होना है ना मेरी फिक्र करने वाले। आपको तो मेरी छोटी से छोटी का बात बखूबी ही पता रहता है। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, अभी मैं आपको इस चांद से चेहरे को फिर से चमका के आती हूँ। राजीव को चिढ़ाते हुए मैं बाथरूम में भागी और सारी तैयारी हो गई थी। सब कुछ ओके था, बस इंतजार था तो ऋतु का। 12 बजते बजते ऋतु भी आ जाती है। जैसे ही गाड़ी की आवाज आती है, माँ जी खुशी से बाहर भागती है और कहते हुए आ गई, मेरी बेटी। राजीव भी माँ जी के पीछे पीछे जाते हैं, पापा जी भी। और मैं दरवाजे के पीछे ही खड़ी बाहर देख रही थी। गाड़ी में से ऋतु दीदी, उनके पति और उनका 5 साल का बेटा तीनों निकले। माँ जी का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। खुशी तो मैं भी बहुत थी। मुझे लगा कि ऋतु मेरी हम उम्र की है, हम दोनों की अच्छी बनेगी। चेहरे से तो काफी खुशमिजाज लग रही थी। मैं भाग कर किचन में गई, पानी लेके उनके लिए पानी और मिठाई का एक प्लेट सब कुछ टेबल पे रखने के बाद चाय चढ़ा दी ताकि माँ जी को सबके सामने चिल्लाने की जरूरत ना पड़े। ऋतु दीदी सबके साथ आकर हॉल में बैठ गई। मैं तुरंत चाय लेकर गई। ऋतु दीदी मुझे देखते ही मुस्कुरा पड़ी और ऊपर से नीचे तक मेरा मुआयना करने लगी। उनका इस तरह ऊपर से नीचे तक देखना मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने फिर से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए दीदी का हाल चाल पूछने लगी। मैं जितना पूछता वो इतना ही जवाब देती थी। खैर, उसके बाद जब सब लोग खाने पे टेबल पे आए, मैंने सारा खाना भी लगा दिया था। बस गर्मा गर्म पूरियाँ तलना बाकी था। जैसे ही सब लोग खाने की टेबल पे बैठे, मैं फटाफट सबको गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल कर देने लगी और फिर वही खड़ी होकर देखने लगी कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। खाने की खुशबू सुनकर पापा और राजीव दोनों ही लपक कर खाना खाने लगे। ऋतु के पति भी बड़े चाव से खा रहे थे। सब लोग खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ऋतु ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला और मैं उसके चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, लेकिन मुझे ऋतु के मुंह से तारीफ सुननी थी, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत की थी। लेकिन ऋतु ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे भाभी, यह क्या बनाया है आपने? इतना तेल, इतना मसाला, माँ यह कैसा खाना खाने लगे हो आप लोग? ऐसा खाना आप लोग लेती हो बताओ? ऐसा खाना खाने के बाद अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाए। भाई, मेरे बस की बात नहीं है ऐसा खाना खाना। इससे अच्छा तो तुम दाल रोटी ही बना लेती। ऋतु की बात सुनने से ही मेरे चेहरे की खुशी तुरंत गायब हो गई। तभी माँ जी बोल पड़ी, क्या प्रिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, बोला था ना कि बहुत सोच समझ कर हिसाब से खाना बनाना। इतना तेल मसाला डालने की क्या जरूरत थी? बताओ, पहली बार तुम्हारे हाथ से खाना खा रही है और वह भी खाना उसके मन के लायक नहीं है। इतना समझाने के बाद भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। ऋतु की बात सुनकर माँ जी ने सबके सामने इतनी बुरी तरह से मुझे डांटा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी ऋतु के पति ने कहा, कैसी बातें कर रही हो ऋतु, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। भाई, मैं तो इसकी खुशबू से ही दीवाना हो गया था। इतना अच्छा खाना तो तुम भी नहीं बना पाती हो। इतना सुनते ही ऋतु गुस्से से मुझे देखने लगती है और कहती है, अगर इतना तेल मसाला मैं आपको रोज खिलाऊंगी ना तो चौथे दिन बीमार पड़े मिलेंगे आप। कुछ हेल्थ का भी तो ख्याल रखा करो। पापा जी ने बोल दिया, अरे ऋतु, कोई ऐसा खाना रोज थोड़ी ना बनता है। आज बहू ने तुम्हारे आने की खुशी में ऐसा खाना बनाया है, नहीं तो हमारी बहू भी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखती है। तेल मसाला तो बहुत ही कम डालती है। राजीव ने भी पापा जी के हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन ऋतु की बात सुनकर माँ जी और ऋतु दोनों के ऊपर ही खपा थे। माँ जी ने मुझे यह शिकायत की थी कि पहली बार उनकी बेटी मेरे हाथ का खाना खाने आई, वह भी उसका पेट नहीं भर पाया। अब इससे मेरी क्या गलती थी? अगर एक दिन कोई आपके घर खाना खाए आएगा तो आप उसे अच्छा ही खिलाओगे ना, उस दाल रोटी तो उसे नहीं खिलाओगे। फिलहाल मैं धीरे से अपने आंसुओं को पोंछ ली ताकि मेरे आंसू को देखकर फिर से
कोई नया बवाल ना खड़ा हो जाए। मन में जितना भी खुशी थी वह सब कबूल हो गई। मेरा मन भर गया था। अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। कहते हैं ना, जब किसी चीज को लेकर ज्यादा खुश होते हो और बहुत ज्यादा उत्साही हो जाते हो और अपना बेस्ट देने के बाद भी आपको मन लायक रिजल्ट नहीं मिलता है तो मन को तो तकलीफ होती है, वो किसी से नहीं कहा जा सकती। मेरा भी हाल ऐसा ही था। सबके सामने ऋतु और माँ जी का ऐसा बोलना, मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। आंखों के आंसू अपने आप ही बाहर निकल रहे थे। शाम को तो ऋतु चली गई, लेकिन मेरे मन में उदासी के बादल छाए रहे। ऋतु के जाने के बाद माँ जी ने अच्छे से मेरी क्लास ली थी। बहू, तुम्हें इतना समझाया था, इतना बताया था, इसके बावजूद भी आज तुमने दामाद जी के सामने मेरी नाक कटवा दी। अरे इतना तेल मसाला झोंकने की जरूरत क्या थी? हिसाब से खाना बनाने नहीं आता, तुम्हें नाक कटवा के रख दिया तुमने। अरे तुम क्या घर संभालोगे? एक टाइम का खाना भी तुमसे खिलाया नहीं जा रहा है। जाने तुम्हारे राज में क्या होगा। माँ जी की बातें सुन मैं बस लगातार रोए जा रही थी। रात को राजीव मेरा उदास चेहरा देखकर कहने लगे, प्रिया, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा आज, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए नया है। तभी अभी तक ऋतु को तू जानती नहीं है, वो ऐसी ही बचपन से। उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो। और रही बात खाने की, तो खाना तुम्हारा वाकई में बहुत ही लाजवाब बना था। यह मैं नहीं कह रहा, पापा जी ने ही बोले, ऋतु के पति ने भी बोले। तो जहाँ 2 लोग तुम्हारे खाने की बुराई की, वहीं 3 लोगों ने तुम्हारे खाने की तारीफ भी की है। तो तारीफ की संख्या ज्यादा हुई ना, इसलिए इस चांद से चेहरे पे उदासी नहीं खुशी बनती है। कहते हुए राजीव मुझे गले से लगा लेते हैं। मैं भी राजीव के सीने से लगकर रोने लगी, खुद को तसल्ली देने लगी कि सही तो कह रहे हैं राजीव जी, 2 लोगों ने बुराई की तो 3 लोगों ने भी तारीफ भी तो की है। खैर बात गई, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। माँ जी ने इस बात को लेकर 2-3 दिन तक घर में नौटंकी फैलाया ही था। इसके बाद वह भी शांत हो गई थी। एक दिन ऋतु का अचानक ही फोन आया। कुछ बातें करने के बाद माँ जी मेरे पास आती है और बड़े ही सख्त लहजे में कहती है, बहू देख, कल दामाद जी और ऋतु मुझे लेने आ रहे हैं। मैं उसके साथ घूमने जा रही हूँ, तो तुम दोपहर को आएंगे तो खाना खा कर ही जाएंगे, इसलिए उसका खाना बना देना। और कल का खाना बिल्कुल भी वैसा नहीं होना चाहिए जैसा तुमने पहली बार उसके लिए बनाया था। तेल मसाले का जरा ख्याल रखना। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हें जो समझ में आएगा वह बनाना, लेकिन खाना अच्छा, हेल्दी और कम तेल मसाले वाला होना चाहिए। माँ जी ने साफ साफ हिदायत देते हुए चलती बनी। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे उस दिन की सारी तस्वीर नाचने लगी। फिर मैं मन में डर बैठ गया, लेकिन इस डर के पीछे एक राहत वाली बात थी कि तेल मसाला इस बार कम करके बनाऊंगी तो शायद ऋतु को खाना पसंद आ जाए। बस इसी सोच के साथ फिर से लग गई किचन में। इस बार मैंने कुछ अलग बनाया, लेकिन तेल और मसाले का विशेष ध्यान दिया। जैसे ही अगले दिन ऋतु आई, खाना खाते वक्त उसके चेहरे की बड़ी गौर से देख रही थी कि शायद इस बार तो कोई तारीफ कर दे, लेकिन शायद इसे तारीफ करनी आती ही नहीं थी। इस बार भी खाने की तारीफ सबने की, शायद माँ जी ने भी की। ऋतु ने देखा कि सब लोग खाने की तारीफ कर रहे थे, वो तुरंत बोल पड़ी, भाभी यह क्या बनाया है आपने? कभी आप सारा तेल मसाला ही डाल देती हो, तो कभी आप बिल्कुल ही फीका खाना बना देती हो। अरे ढंग का खाना बनाने का आपको नहीं आता तो इससे अच्छा दाल रोटी बना दिया होता। या तो मसाला झोंक देती हो या तो फिर बिल्कुल डालोगे ही नहीं। अरे नॉर्मल खाना भी बनाया जा सकता है, इतना ही नहीं सीखा आपने। एक बार फिर से कमी। इस बार मुझे ऋतु की बातों सुनकर सच में बहुत ही बुरा लगा था। आंखों में आंसू आने की जगह चेहरे पे गुस्सा तो आया गया था, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे माँ जी पे आया कि अभी तक खाने की तारीफ कर रही थी, लेकिन ऋतु ने मुंह से बुराई सुनते ही तुरंत ही बेटी हमें हाँ मिलाने लगी। मतलब माँ जी का अपना कोई सेंस नहीं है, जैसा बेटी कहेगी वैसा ही वो करेगी। लेकिन ऋतु के पति ने कहा, ऋतु तुम्हारी आदत हो गई है क्या?
हर चीज में कमी निकालेगी। अरे इतना अच्छा तो खाना बना है, और पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मैंने तुम्हारे हाथ से इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, और ना ही तुम ऐसा खाना बना सकती हो। तो यह कमी निकालना बंद करो ना, जब देखो तब बस कमियां निकालती रहती हो। पति की बात सुनते ही दीदी मुंह बना लेती है और चुपचाप खाना खाकर उड़ जाती है। लेकिन अब रितु की हरकतें के बाद मेरे मन में उसके लिए ना पहले वाला मान सम्मान रह गया था, ना ही इज्जत रह गई थी, ना उसे आने की खुशी रह गई थी। खाना वाकई में अच्छा बना था, लेकिन उसे नहीं पसंद आया। मैं खाना बुरा नहीं बनाती थी, इतना तो मुझे पता था। लेकिन जाने क्यों रितु हर बार मेरे खाने में कमी निकालती रहती है। अब किस हिसाब से खाना बनाऊं कि उसे पसंद आ जाए। तभी माँ जी की आवाज आई, बहू जल्दी से सबको एक एक कप चाय पिला दो, हमें निकलना है, लेट हो रहा है। और याद रखना 2 दिन बाद हम जब वापस आएंगे तो उस बार अगर खाने में कोई कमी निकल गई तो फिर देख लेना। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाने के लिए तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी। 2 बार तो मेरी बेटी खाना खा रही है और भूखे पेट ही रह जाती है। तुम्हारे खाने में से उसका पेट बिल्कुल भी नहीं भरता। इसलिए परसों जब दामाद जी के और ऋतु मुझे छोड़ने आएंगे तो मुझे खाने में तुमसे यह शिकायत नहीं होनी चाहिए। देख लेना, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। धमकी देती हुई माँ चाय पीकर ऋतु के साथ चली जाती है। 2 दिन बाद तक घर में बहुत ही शांति थी, लेकिन मेरे मन में बहुत ही हलचल मची हुई थी। उथल पुथल सी मची थी। मन में एक डर बैठ गया था कि 2 दिन बाद फिर माँ जी ऋतु के साथ उसके पति घूम कर आएंगे और फिर यहाँ खाना खाकर ही जाएंगे। अब इस बार खाने में क्या बनाऊं, कैसा बनाऊं कि ऋतु के मन को भा जाए। ऋतु के पति कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वह तो हर बार खाने की तारीफ ही करते थे। लेकिन ऋतु की तो पूरे माहौल ही बिगाड़ कर रख देती थी, और मुझे उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने पूरा बेस्ट दे दिया था, उसके बावजूद भी ऋतु को खुश नहीं कर पाई थी। मैं भी सच में डूबी थी। सोच में शायद माँ जी की सारी बातें पापा जी ने भी सुन ली थी, और शाम को वो मुझे हाल में बुलाते हुए राजीव भी उसके साथ बैठे थे। पापा जी ने कहा, बहू मैंने दोपहर को तुम्हारी सास की सारी बातें सुन ली थी। एक बात ध्यान से सुन। तुम थोड़ा लाड प्यार में ऋतु बिगड़ गई है। उसके बिगाड़ने के पीछे तुम्हारी सास का ही हाथ है। तुम्हारी सास ने उसे शुरू से ही सर पे चढ़ा रखा था। ऋतु के मन में यह रहता कि कोई भी उनसे आगे कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन शायद तुम उसे अपनी बराबरी की दिखाई दे, या फिर उससे अच्छी दिखाई दे, इसलिए वह तुमसे जलती है। वह मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ऋतु को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो या तुम्हारी सब लोग तारीफ करें। अगर सब तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे तो फिर ऋतु को कौन पूछेगा। ऋतु को तो बस हर जगह खुद की तारीफ पसंद है। मायके में भी आकर अपनी ही तारीफ सुनना चाहती है। खाना वो भी अच्छा बनाती है, और कभी नहीं सोचाएगी कि उसके खाने के आगे किसी और के खाने की तारीफ हो। इसलिए वो जानबूझकर तुम्हारे खाने में कमियां निकालती है। अब मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उसे समझना। बहू, ये औरतें की मानसिकता होती है। वो अपने से आगे किसी और को बनने नहीं देना चाहती है, चाहे वो सगी बहनें हो या फिर ननद भाभी। और तुम्हारी सास दुनिया की हर माँ की तरह बहू का पक्ष ना लेते हुए बेटी का पक्ष लेती है। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन अब तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। भाई, इसमें हम बोल नहीं सकते। हाँ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर दे सकते हैं। अगर मेरी बात को समझ जाना तो फिर पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, कल तुम्हारे खाने में ऋतु कोई भी कमी नहीं निकाल सकती है। मैं पापा जी की बात को बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। पापा जी ने कहा, अगर ऋतु जब हर बार खाना खाने के बाद कहती है कि इससे अच्छा तो दाल रोटी है, तो कल जब वो आएगी तो तुम खाना नॉर्मल ही बनाना। दाल चावल रोटी सब्जी, कोई भी स्पेशल डिश बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना अच्छा बनाओगी वो उतनी ही कमियां निकालेगी। समझ गई ना मेरी बात। कहना थोड़ा समझना ज्यादा, कहते हुए पापा जी वहां से चले गए। राजीव लगातार मुझे देखने लगे और मुस्कुराते हुए इशारे में ही पूछ लिया,
समझ में आया पापा की बात? मैं भी मुस्कुराते हुए कहा, जी, समझ आया। अगले महीने भी चुपचाप घर में नॉर्मल ही खाना बनाया, दाल, चावल, रोटी, सलाद। कोई भी एक्स्ट्रा खाना या फिर स्पेशल डिश नहीं बनाई। माजी और ऋतु भी आ चुके थे। जैसे सब लोग खाने की टेबल पे बैठे नॉर्मल खाना देख ऋतु का मुंह बन गया था। मैं लगातार ऋतु को ही देखे जा रही थी। मैं भी मन ही मन सोची, अब निकालो खाने में कमी। अब इसमें ना तेल है ना मसाला है, खाओ दाल रोटी हेल्दी। ऋतु ने कुछ नहीं बोला। वह मुंह बनाकर चुपचाप खाना खाने लगी। शायद उसे ऐसे खाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ जी ने तुरंत टोक दिया, अरे बहू, यह कैसा खाना बनाया है तुमने? तुम्हें पता था ना कि दामाद जी और ऋतु आने वाले हैं, फिर यह नॉर्मल खाना रोज वाला क्यों? जरूरी है कि हर बार घर पे रहकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तभी तुम बनाओगी? खुद का दिमाग नहीं चला सकती हो? मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही पापा जी बोल पड़े, अरे भाग्यवान, आते ही बहू की खिंचाई क्यों कर रही हो? बहू ने तो वही किया जो ऋतु ने कहा। ऋतु ने कहा? ऋतु ने कब क्या कहा? हैरानी से माँ जी ने ऋतु की ओर देखा। ऋतु ने भी अनजान बनते हुए कहे उचकते हुए कहती है, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तब पापा जी ने कहा, कहा क्यों नहीं? 2 बार जब से भी तुम खाना खा रही हो तो खाने में कमियां निकालते हुए यही कहती हो ना कि इससे अच्छा तो दाल रोटी बना देती। दाल रोटी हेल्दी होती है, उससे न ज्यादा तेल होता है न मसाला। इसलिए बहू ने तो वही किया जो तुमने कहा। उम्मीद है कि यह खाना तुम्हें जरूर पसंद आएगा और आज के बाद अब जब तुम भी आओगी तो तुम्हारे लिए यही दाल रोटी बनाएगी ताकि तुम आराम से पेट भर के खाना खा सको और खाने में कोई कमी ना निकाल सको। आज तुम पेट भर के खाना खा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पसंद की दाल रोटी जो बनी है। इतना सुनते ही ऋतु निशब्द हो गई थी। अब वो बोले भी तो क्या बोले, बार बार हर बात में वही यही होता बोलती थी, इससे अच्छा दाल रोटी है, इससे अच्छा दाल रोटी। आज सच में दाल रोटी उसके आगे थी। अब खाओ अपनी पसंद की दाल रोटी। पापा जी की बात सुन राजीव और ऋतु के पति पापा की ओर देख मुस्कुरा पड़े। तीनों ही आंखों में आंखों ऋतु और माजी की हालत देखकर हंस पड़े थे और इन तीनों की हरकतों को देखकर मुस्कुरा उठी। लेकिन माजी और ऋतु के सामने बेचारी सा मुंह लेकर चुपचाप खड़ी थी कि जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही बनाया, आपका फेवरेट दाल रोटी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली में अवश्य ही शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। मैं वो कहानी इस चैनल पर पब्लिश कर दूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।